गुड आफ्टरनून क्लास। एमएसएन की पिछली क्लास में हमने देखा ह्यूमन आई के बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि एक नॉर्मल इमेज किस तरीके से बनती है, उसके अंदर कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, सीधे टॉपिक पे चलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस समय कि किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी जो ह्यूमन आई है उससे होते हुए कॉर्निया से लाइट रेज आती हैं और लेंस से टकराती हैं। लेंस से ये जो लाइट रेज हैं वो फोकस करा दी जाती हैं रेटिना के ऊपर। ठीक है, वहाँ पर एक इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है क्योंकि इसके अंदर कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इस वजह से जो ह्यूमन आई में जो इमेज फॉर्मेशन प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, दूसरी बात कि जो नॉर्मल विजन ह्यूमन आई में हो रहा है वो किस प्रोसेस के द्वारा पूरा होता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा किसी भी ह्यूमन आई में विजन या फिर इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट से जब हमारी ह्यूमन आई तक आती हैं तो कॉर्निया उन सारी लाइट रेज को बेंड करा के, ठीक है, लेंस के ऊपर फोकस कराता है और लेंस उन लाइट रेज को बेंड कराकर रेटिना के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कराता है। जिस पॉइंट पे ये रेज फोकस होती हैं वहीं पर रेटिना एक इमेज फॉर्म कर देती है। ठीक है, रिफ्रैक्शन का मतलब सिंपल है कि जो भी लाइट रेज हैं उनको बेंड करना। आगे देखते हैं, जो इमेज फॉर्मेशन का प्रोसेस है इसके अंदर दो मेन मैकेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों मैकेनिज्म नॉर्मल विजन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला, जैसा कि अभी हमने देखा, रिफ्रैक्शन और दूसरा एकोमोडेशन। ठीक है, दोनों के दोनों मैकेनिज्म लेंस से जुड़े हुए हैं। जो ह्यूमन आई का लेंस है उससे जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं कि पहला रिफ्रैक्शन जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से होता है। रिफ्रैक्शन में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जैसे कि ह्यूमन आई में लाइट रेज जो आ रही हैं लेंस से टकरा रही हैं और लेंस उन लाइट रेज को बेंड करके रेटिना के पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करा रहा है। रिफ्रैक्शन का मतलब यही होता है कि जब कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो लाइट रे बेंड होती है। ठीक है, लेंस उस लाइट रे को बेंड करा देता है और यहाँ बेंड क्यों हो रही है, ताकि ये लाइट रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, देखिए यहाँ से लाइट रेज जो आ रही हैं लेंस से टकराने के बाद बेंड हो रही हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या होगा, रेटिनल सरफेस। रेटिनल सरफेस वहाँ पर उन लाइट रेज को ट्रैप कर लेगी और एक इमेज का फॉर्मेशन करेगी। आगे देखिए, जो ह्यूमन आई का लेंस होता है वो बाई कॉन्वेक्स शेप का होता है। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स मतलब कि जो उसकी सरफेस होंगी वो कैसी होंगी, कर्व्ड होंगी, और जो उसका सेंटर होगा वो कैसा होगा, फ्लैट। उससे क्या होता है कि जैसे ही लाइट रेज इस लेंस से आकर टकराती हैं ये लेंस उन लाइट रेज को रिफ्रैक्ट कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे ही लाइट रेज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टकराती हैं, जैसा कि हमने भी बात किया था, तो वहाँ पर रेटिनल सरफेस उन लाइट रेज को ट्रैप कर लेती है। ठीक है, कैसे,
क्योंकि वहाँ पर फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। उन फोटो रिसेप्टर्स का यही काम है कि जो भी लाइट रेज आ रही हैं उनको ट्रैप करना और उन ट्रैप्ड लाइट रेज से एक इमेज बनाना। देखिए इसमें आप एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी इमेज बनेगी रेटिनल सरफेस पे वो या फिर तो इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड का मतलब या फिर तो वो उल्टी होगी, या फिर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ये जैसा कि आप शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ी होगी तो आपने उसमें देखा होगा कि जो भी हमारी रेटिना पे इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, ठीक है। फिर वो ऑप्टिक नर्व को सेंसेशंस जाती हैं, वो ऑप्टिक नर्व सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचाता है, ब्रेन उस उल्टी इमेज का एक सीधी इमेज बना देता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो भी इमेज बनेगी, ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट है उसके एक्चुअल साइज से बहुत ही छोटी बनेगी, ठीक है। हम जो भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं उसकी जो इमेज हमारी रेटिना पे बनती है, हमारी आइज़ में बनती हैं, वो स्मॉलर बनेगी उस ऑब्जेक्ट के एक्चुअल साइज से। कैसे? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर का है तो हमारी आइज़ में जो हमारी रेटिना पे जो इमेज बनेगी वो 2 मीटर की नहीं बनेगी, ठीक। ये सिंपल सी चीज़ थी कुछ रिफ्रैक्शन के अंदर। रिफ्रैक्शन के अंदर क्या था, बहुत अच्छी तरीके से समझ गए कि रिफ्रैक्शन का मतलब है कि जो भी लाइट रेज आ रही हैं उनको बेंड करा के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कराना ताकि उस पर्टिकुलर पॉइंट से इमेज का फॉर्मेशन हो सके। वो पर्टिकुलर प्लेस कौन सी होगी, आप जानते हैं, रेटिनल सरफेस। रेटिनल सरफेस क्या करेगा, उन लाइट रेज को ट्रैप करेगा और उन लाइट रेज से एक इमेज का फॉर्मेशन कर देगा। वो इमेज उल्टी भी हो सकती है, लेफ़्ट से राइट हो सकती है या राइट से लेफ़्ट। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो इमेज बनेगी तो वो उसके एक्चुअल साइज से बहुत ही छोटी बनेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये विजन में। एकोमोडेशन का मतलब है कि लेंस की एबिलिटी अपने शेप एंड साइज को चेंज करना, उसको हम कहते हैं एकोमोडेशन। फिर से समझिए कि लेंस अपने साइज को, अपनी शेप को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, उसको हम कहते हैं एकोमोडेशन। अब ये शेप का चेंज होना क्यों ज़रूरी है, साइज का चेंज होना क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी है हमारे नियर और फार ऑब्जेक्ट्स को देखने में, ठीक है। जब हमारी आँखें किसी पास के और दूर के ऑब्जेक्ट को देखती है उस समय एकोमोडेशन जो मैकेनिज्म है वो रोल प्ले करता है किसी भी इमेज का फॉर्मेशन करने में। कैसे देखते हैं हम कि जैसे कोई नियर बाई ऑब्जेक्ट है, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, नीचे वाले पिक्चर में देखिए, जैसे कोई नियर बाई ऑब्जेक्ट है तो लेंस अपने आप को, अपनी शेप जो है उसको चेंज कर लेता है। चेंज क्या करेगा कि नॉर्मल से ज़्यादा थिक हो जाएगा, जो उसका एक्चुअल साइज था उससे क्या हो जाएगा, थिक। अब थिक क्यों होगा, क्यों? ऑब्जेक्ट पहले से ही पास में रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज सीधी लेंस तक आ रही हैं और लेंस अपनी रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके उन लाइट रेज को रेटिना पर फोकस कराता है। चेंज कैसे करेगा? अपने शेप में चेंज लाकर। अपने शेप में चेंज क्या ला सकता है वो, कि अपने आप को थिक कर सकता है ताकि जो पास से रेज आ रही हैं वो आसानी तक रेटिना तक पहुंचाई जा सके। वहीं हम फार ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो फार ऑब्जेक्ट से जो रेज आती हैं उस समय हमारी आइज़ पर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं पड़ रहा होता। क्यों? क्योंकि रेज दूर से आ रही हैं, लेंस उसको आसानी से देख सकता है। तो इस समय क्या होता है कि जो लेंस है वो स्ट्रेच हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। स्ट्रेच होने से क्या होगा, जो लेंस है वो कैसा हो जाएगा, थिन। थिन लेंस से जो दूर से लाइट रेज आ रही हैं आसानी से रेटिना पर फोकस कराई जा सकती है, ठीक है।
आगे देखते हैं। एकोमोडेशन के प्रोसेस में आइरिस और प्यूपिल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? जब हमने आइरिस और प्यूपिल के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि आइरिस प्यूपिल को कंट्रोल करता है कि कितने अमाउंट में लाइट रेज जो हैं लेंस तक पहुंचनी चाहिए। ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है, अगर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से जो कि बहुत पास है, ठीक है, और उससे बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट निकल रही है, तो वो लाइट अगर ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट में अगर लेंस से होते हुए रेटिनल सरफेस तक पहुंच गई तो वो लाइट रेज रेटिना की जो सेल्स हैं उसको डैमेज कर देंगे। तो आइरिस का फंक्शन ये है कि प्यूपिल के डायमीटर को कंट्रोल करे और उन लाइट रेज को मिनिमाइज कर दे, उतनी कर दे जितनी की सफिशिएंट है उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो वो क्या करेगा? प्यूपिल के डायमीटर को कम कर देगा। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है, उस समय क्या करेगा आइरिस? आइरिस प्यूपिल के डायमीटर को बढ़ा देगा। ऐसा क्यों? ताकि दूर से ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रेज आ रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्यूपिल से होते हुए लेंस तक पहुँचें और लेंस उन लाइट रेज को बेंड करा के रेटिना तक पहुँचाए, ठीक है, ताकि एक बहुत क्लियर इमेज फॉर्म हो सके। ठीक है, आगे देखिए, ह्यूमन आई का जो लेंस है उसमें एक एबिलिटी होती है अपने कर्वेचर को चेंज कर, कर्वेचर मतलब जो उसका शेप है, ठीक है, वो कंप्रेस भी हो सकता है। कंप्रेस होकर कैसा बनेगा? थिक, और स्ट्रेच भी कर सकता है। स्ट्रेच होकर क्या क्या होगा? थिन, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट। जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट प्लेस है, अगर पास रखा है तो वो अपने आप को चेंज करेगा, या फिर दूर है तो अपने आप को चेंज कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि लेंस कब थिक और थिन होगा। देखिए, लेंस बिकम थिक, थिक कब हो जाता है? जब कोई नियर ऑब्जेक्ट रखा हो। नियर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा तो जैसे मैंने आपको बताया कि लाइट रेज ज़्यादा आएंगी, उस वजह से क्या होगा? लेंस अपने आप को मोटा कर लेगा। मोटा करने से क्या होगा कि जो लाइट रेज हैं उनको अच्छी तरीके से फोकस करा पाएगा रेटिना के ऊपर। दूसरा देखते हैं, थिन कब होगा? जब कोई फार ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। थिन कब होगा? जब कोई फार ऑब्जेक्ट हो, ताकि आसानी से जो दूर से लाइट रेज आ रही हैं वो लेंस से होते हुए रेटिना के ऊपर फोकस करा दी जाए, ठीक है। एकोमोडेशन का मेन पर्पज़ क्या है कि जो भी लाइट रेज आ रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइट रेज रेटिनल सरफेस तक पहुंचाई जा सके ताकि एक क्लियर इमेज बन सके, ठीक है। इस तरीके से हमारे ह्यूमन आई में एक नॉर्मल इमेज मैकेनिज्म पूरा होता है। उसके अंदर हमने देखा कि एक रिफ्रैक्शन के द्वारा, दूसरा एकोमोडेशन के द्वारा, ठीक है। इन दोनों के बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगली क्लास में हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव एरर्स के बारे में, ठीक। थैंक यू क्लास।